हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर क्वाड देशों के संकल्प और एकता से तिल मिला उठा है चाइना। भारत और जापान पर निकाली है भड़ास। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा चाइना ने भड़ास निकालते हुए। दोस्तों, साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे, जहां पर मरियम नवाज इमरान को लेकर बोली, कहा विश्वास मत बेअर्थ, अब गिने चुने दिनों की मेहमान है इमरान सरकार। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां एलएसी विवाद पर भारत चीन के बीच गहन विचार विमर्श, कई मसलों पर बनी है सहमति। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे वो कौन कौन से मसले हैं जिस पर सहमति बनी है। साथ ही आपको बताएंगे, जहां प्रचंड ने ओली सरकार में कार्यरत अपने सभी मंत्रियों को वापस बुला लिया है। दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर स्थिति साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या है। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर हांगकांग पर नियंत्रण के लिए चीन ने संयुक्त घोषणा का उल्लंघन किया है। दोस्तों, जिसको लेकर ब्रिटेन ने लगाए हैं गंभीर आरोप। बताएंगे ये भी खबर। उससे आगे आपको बताएंगे, जहां पर क्वाड देशों की बैठक में जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर दी है तारीफ, और तारीफ में क्या बातें कही है दोस्तों, ये भी बताएंगे। साथ ही बंगाल चुनाव इतने तारीख के बाद पकड़ेगा तूल, जहां पर भाजपा और टीएमसी में मचने वाला है बड़ा घमासान। बताएंगे आपको ये सारी बड़ी खबरें, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां क्वाड देशों के संकल्प और एकता से तिल मिला उठा चीन, भारत और जापान पर निकाली भड़ास। जी हाँ दोस्तों, क्वाड देशों की बैठक पर चीन को जबरदस्त मिर्ची लगी है। चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने इस पर अपनी जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने क्वाड देशों की निंदा करते हुए कहा है कि इस संगठन का मकसद अमेरिकी हितों को सहेजना और उसकी सुरक्षा करना है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक शिजिन ने भारत पर निशाना साधा है। दोस्तों, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि क्वाड का तंत्र भारत को चीन की जमीन पर 1 इंच भी कब्जा करने में मददगार नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, शिजिन ने लिखा है कि क्वाड अपने मकसद में कभी सफल नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि चीन तट रक्षकों एवं उसके जहाजों को दियाओयू द्वीप समूह की जल सीमा में प्रवेश से कोई नहीं रोक सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं ने शुक्रवार को क्वाड की पहली वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया था। क्वाड की इस ऐतिहासिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा शामिल हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना का जो ये बयान आया है, जहां पर चाइना बौखलाते हुए कहता हुआ नजर आया दोस्तों कि क्वाड देश का सिर्फ एक ही मंत्र है, भारत को चाइना की जमीन दिलवाना, लेकिन क्वाड कभी सफल नहीं हो पाएगा। ऐसे में दोस्तों, आप चाइना की बौखलाहट देख पा रहे होंगे और भारत को लेकर उसके मन में कितना द्वेष और कितना ज्यादा बुरा व्यवहार बसा हुआ है। दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में आपकी क्या राय होगी, जहां पर क्वाड देशों ने चाइना का डायरेक्ट नाम भी नहीं लिया, लेकिन चाइना ने सीधा उनका मुद्दा भारत से जोड़ दिया है। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और चीन को झुकना ही पड़ेगा, ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में, और भारी मात्रा में कमेंट करिएगा दोस्तों अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक हैं। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर मरियम नवाज बोली कि विश्वास मत बेअर्थ है, अब गिने चुने दिनों की मेहमान है इमरान सरकार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में विपक्षी दलों के बहिष्कार के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा शनिवार को नेशनल असेंबली में विश्वास मत हासिल करने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने खान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उनके सत्ता में अब गिने चुने दिन रह गए हैं। इस दौरान पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सीनेट की सीट के चुनाव में हार से इमरान बेनकाब हो गए हैं और विश्वास मत का कोई मतलब ही नहीं है।
उन्होंने कहा कि हम जीत चुके हैं और बदलाव का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को विपक्षी दलों के बहिष्कार के आह्वान के बीच नेशनल असेंबली यानी संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया था। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मरियम नवाज के इस बोली का समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि इमरान सरकार अब कुछ ही गिने चुने दिन गिन रही है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जल्द ही जाएगी इमरान की सरकार जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो एलएसी विवाद पर भारत चीन के बीच गहन विचार विमर्श, कई मसलों पर बनी है सहमति। बता दे, भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर शेष मुद्दों के समाधान को लेकर शुक्रवार को गहन चर्चा की है और कहा है कि पैंगोंग झील के उत्तरी व दक्षिणी किनारे से सैनिकों को पीछे हटाने के कदम ने बाकी बचे मुद्दों के जल्द समाधान की दिशा में काम करने का अच्छा आधार प्रदान किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों देशों ने डिजिटल बातचीत के दौरान इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि अंतरिम रूप से उन्हें जमीनी स्तर पर स्थिरता बनाए रखनी चाहिए और किसी भी अप्रिय घटना से बचना चाहिए। तो वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी मेहनत से बनी शांति को संयुक्त रूप से कायम रखने पर सहमत हो गए हैं। दोनों बयानों में कहा गया है कि दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य माध्यम से संवाद और गहन बातचीत को कायम रखने पर सहमत हुए तथा 11वें दौर की सैन्य वार्ता जल्द से जल्द आयोजित करने पर सहमति जताई गई है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि दोनों देशों को गतिरोध वाले सभी स्थानों से जल्द सैनिकों की पूर्ण वापसी के लिए परस्पर स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने के लिए वार्ता जारी रखनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि इससे दोनों पक्षों को क्षेत्र में व्यापक रूप से सैनिकों को पीछे हटाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली करने में मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की बात करें तो नेपाल से खबर आ रही है जहां प्रचंड ने ओली सरकार में कार्यरत रहे अपने सभी मंत्रियों को वापस बुला लिया है दोस्तों, जिसके बाद आज 24 घंटे के भीतर स्थिति साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सेंटर ने ओली सरकार में शामिल अपने मंत्रियों को वापस बुलाया है। ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन मंत्रियों से इस्तीफा देने को कहा गया है या नहीं। साथ ही सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्त नेताओं से कहा है कि 24 घंटे के भीतर वे अपनी स्थिति साफ करें। उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के किस गुट के साथ रहना है। जिन मंत्रियों को प्रचंड ने वापस बुलाया है उनमें गृह मंत्री राम बहादुर थापा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री तोप बहादुर राय माझी इसी प्रकार के मंत्री है दोस्तों। सरकार में शामिल मंत्रियों को वापस बुलाने का फैसला प्रचंड के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की स्टैंडिंग कमेटी की शनिवार को हुई बैठक में लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में तो हांगकांग पर नियंत्रण के लिए चीन ने संयुक्त घोषणा का उल्लंघन किया है दोस्तों, जहां ब्रिटेन ने लगाए इस पर गंभीर आरोप। बता दे, ब्रिटेन ने हांगकांग को लेकर चीन पर संयुक्त घोषणा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने हांगकांग पर चीन के बढ़ते नियंत्रण की पृष्ठभूमि में ये आरोप लगाया। रॉब ने कहा है कि हांगकांग की चुनाव प्रणाली में भागीदारी को लेकर लगाई गई कट्टरपंथी पाबंदियां चीन की नीतियों की आलोचना करने वाली सभी आवाजों को दबाने और उन्हें परेशान करने की योजना का हिस्सा है। इस बदलाव के बाद चीन हांगकांग में अपनी कठपुतली सरकार बना सकेगा। इसमें एक समिति बनेगी जो शहर के मुख्य कार्यकारी, जिसे राष्ट्र प्रमुख कहा जाता है दोस्तों, उसका चयन करेगी। इस समिति के पास ही 90 सदस्य हांगकांग में ज्यादातर सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार होगा। राब ने कहा है कि चीन का ये कदम 9 महीने से भी कम समय में तीसरी बार घोषणा का उल्लंघन है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि हांगकांग पर नियंत्रण चीनी सरकार का एक बहुत गलत कदम होगा दोस्तों, तो हांगकांग फ्री होना चाहिए जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों भारी मात्रा में। अगली खबर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने लाइक कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दुनिया के कई नेता लेंगे इसमें हिस्सा। बता दे, पाकिस्तान से बांग्लादेश के
आजाद होने के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नेपाल, श्रीलंका, भूटान एवं मालदीव की सरकारों के प्रमुखों सहित दुनिया के कई नेता हिस्सा लेंगे। इस महीने के आखिर में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होगा। वर्ष 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के बाद पाकिस्तान से देश को आजादी मिली थी। इसकी 50वीं वर्षगांठ पर 17 से 27 मार्च तक विभिन्न समारोहों का आयोजन किया जाएगा। आजादी की 50वीं वर्षगांठ और राष्ट्रपिता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी साथ साथ मनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश सरकार के प्रधान सूचना अधिकारी सूरत कुमार ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मारो दोस्तों ऐसे में बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एडवांस में उनको कांग्रेचुलेशन और बहुत बहुत बधाई जरूर कह दीजिएगा बांग्लादेशी पीएम को। चलते अगली खबर की तरफ, जहां चीन ने ब्रिटेन की राजदूत को किया तलब। वीचैट पर प्रेस की स्वतंत्रता पर लेख से है नाराज। जी हाँ दोस्तों, बीजिंग ने चीन में ब्रिटेन की राजदूत कैरोलिन विल्सन के एक लेख पर उन्हें तलब किया है। विल्सन ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया नेटवर्क वीचैट पर प्रेस की आजादी को लेकर एक लेख लिखा था, जिसको लेकर चीनी विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। दोस्तों चलते अगली खबर की ओर, जहां ईरान में यात्री विमान हाईजैक करने की कोशिश, 100 लोग थे इस पर सवार। जी हाँ दोस्तों, ईरान में बृहस्पतिवार रात एक यात्री विमान को उड़ान के दौरान अपहरण किए जाने के प्रयास किया गया। ईरान के अर्ध सैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा है कि जिस विमान के अपहरण का प्रयास किया गया वो दक्षिण पश्चिमी शहर अहवाज से उत्तर पश्चिम के शहर मशहाद जा रहा था। हालांकि गार्ड द्वारा शुक्रवार को की गई इस घोषणा में अपहरणकर्ता की पहचान उजागर नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ईरान एयर की उड़ान को मध्य ईरानी शहर इस्फहान में आपातकालीन परिस्थिति में उतारा गया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक जिस विमान के अपहरण की कोशिश की गई वो फोकर यानी 100 एयरक्राफ्ट और 334 नंबर की ये फ्लाइट आहान एयरपोर्ट से 10 मिनट की देरी के बाद गुरुवार की रात 10:10 पर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अपहरणकर्ताओं की योजना इस प्लेन को हाईजैक करके इसे फारस की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में उतारने की योजना थी। सूत्रों से पता चला है कि इस विमान में करीब 100 यात्री सवार थे। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो म्यांमार में प्रदर्शनों को रोकने के लिए हिंसा का इस्तेमाल कर रही है वहाँ की सेना। 4 की मौत के बाद कुल मरने वालों की संख्या 70 के पार हो गई है। दोस्तों बड़े ही अचंभा भरी हुई खबर आ रही है, जहां म्यांमार में सेना के तख्ता पलट के बाद से हो रहे प्रदर्शनों को रोकने के लिए सेना अब लगातार हिंसा का इस्तेमाल कर रही है, जिससे हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों की कार्यवाही में शनिवार को 4 प्रदर्शनकारियों यानी 4 प्रोटेस्टर्स की मौत हो गई। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मंडाले में 3 जबकि देश के दक्षिण मध्य में स्थित व्याय कस्बे में एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। दोनों स्थानों पर लोगों की मौत होने के बारे में सोशल मीडिया पर कई खबरें देखने को मिली है। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां क्वाड देशों की बैठक में जो बाइडेन ने कहा आपको देखकर अच्छा लगा, प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुरा कर दिया इसका जवाब। जी हाँ दोस्तों, क्वाड के प्रमुखों की पहली बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ ऐसा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोस्तों अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद ये पहला मौका था जब जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी जी आमने सामने थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बाइडेन को जीत पर फोन करके बधाई दी थी। शुक्रवार को क्वाड की वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी, जो बाइडेन के अलावा अन्य 2 देशों के प्रधानमंत्री भी थे। दोस्तों ऐसे में बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बेहद खुश नजर आए। अपनी खुशी बयां करते हुए उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपको देखकर अच्छा लगा। यूएस प्रेसिडेंट ने आगे कहा कि दोस्तों के बीच आकर खुशी हो रही है। जो बाइडेन के इतना कहते ही प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कितने भी देश के बीच में हमारे मोदी जी बैठे तो मोदी जी का जिक्र जरूर होता अच्छे कार्यों में। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में
वर्ल्ड लीडर मोदी जी जरूर लिखिएगा दोस्तों, भर के लिखिएगा, भर के लिखिएगा दोस्तों, देखते हैं कितने भाई बहन इस बात से एग्री करते हैं, तो लिखिएगा जरूर। चलता अगली खबर की तरफ, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब। चलता अगली खबर की तरफ, जहां फ्रांस और न्यूजीलैंड की रेस में शामिल होने जा रहा है श्रीलंका। बुरके और 1000 से अधिक मदरसों पर बैन की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड और फ्रांस के बाद बुरका पर प्रतिबंध लगाने के क्रम में अब श्रीलंका भी शामिल होने जा रही है। श्रीलंका बुरका पहनने और करीब 1000 से अधिक इस्लामिक स्कूलों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार के एक मंत्री ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। श्रीलंका सरकार का यह कदम देश की अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी को प्रभावित करेगी। सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी मंत्री शरत वोरेसेकरा ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में यह बात बताया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें ऐसे में तो जम्मू कश्मीर से बड़े हमले की खबर। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बड़ा मुठभेड़, जिसमें सेना ने संभाल लिया है मोर्चा। बता दें जम्मू कश्मीर के शोपियां में शनिवार रात आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ शोपियां के रावलपोरा में चल रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी दोस्तों। हालांकि अभी तक आतंकियों की संख्या को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में शनिवार सुबह आतंकियों ने पुलिस पोस्ट पर ग्रेनेड से हमला कर दिया था। इसमें 2 एसपीओ घायल हो गए दोस्तों। हमले के बाद आतंकी फरार हो गए थे। ऐसे में आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर दोस्तों। अगली खबर की ऐसे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे जी के साथ फोन पर बात की है। द्विपक्षीय सहयोग और कोरोना पर हुई है चर्चा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो अमेरिका ने भी हांगकांग चुनाव और राजनीति में चीन के दखल का कर दिया है विरोध। जी हाँ दोस्तों, हांगकांग की चुनाव व्यवस्था में सुधार की आड़ में चीन यहाँ की राजनीति को नियंत्रित करने की फिराक में है। अमेरिका ने शुक्रवार को हांगकांग के सांसदों के चयन पर शहर की स्वायत्तता पर प्रत्यक्ष हमले के रूप में चीन की प्रस्तावित नई वीटो शक्तियों की इस ठग नीति का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि प्रस्तावित उपाय हांगकांग की स्वायत्तता, हांगकांग की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सीधा हमला है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो ब्रिटेन से खबर आ रही है, जहां लॉकडाउन के 1 साल पूरा होने पर नेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन मनाया जाएगा। दोस्तों दुनिया में कोरोना महामारी के फैलने के बाद लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 1 साल पूरा होने वाला है। इसी क्रम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 23 मार्च को नेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन के रूप में मनाने की एक परमार्थ संस्था की योजना को मंजूरी दे दी है। दोस्तों जॉनसन ने महामारी के कारण मरने वालों की याद में भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे कुछ पल का मौन रखने के परमार्थ संस्था मेरी क्यूरी की योजना को मंजूरी दी है। दोस्तों इस दौरान लोगों से अपने अपने दरवाजों पर रोशनी करने और देश के सभी प्रमुख भवनों को रोशनी से जगमगाने की भी योजना है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो अमेरिका ने कर दी है पुष्टि, इसी साल के अंत में आमने सामने मिलेंगे क्वाड देशों के नेता। जी हाँ दोस्तों, क्वाड देशों के बीच जल्दी फिजिकल बैठक होगी दोस्तों, यानी अब ऑनलाइन ना होकर के सीधे आमने सामने होने वाली है बैठक। इसकी पुष्टि अमेरिका ने कर दी है। डिजिटल तरीके से क्वाड के पहले सम्मेलन के बाद व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा है कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के नेता इस साल के आखिरी में निजी तौर पर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये संभव हो पाएगा तो आप भी कमेंट सेक्शन में हम लोग जल्द वो दिन देखेंगे जरूर लिख दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो रूस में बैठक के बीच से हिरासत में लिए गए 150 लोग, बड़े विपक्षी नेता भी इसमें शामिल खूब हो रही है। इसको लेकर सरकार की आलोचना। जी हाँ दोस्तों, रूस की पुलिस ने करीब 150 लोगों को हिरासत में ले लिया है। यहाँ राजधानी मॉस्को में शनिवार को निर्दलीय और विपक्षी नेताओं की बैठक आयोजित की गई थी, वहीं से इन्हें हिरासत में लिया गया है। इन पर आरोप है कि ये एक ऐसे संगठन के संपर्क में है जो देश के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इस बात की जानकारी निगरानी करने वाले एक समूह और टीवी स्टेशन ने दी है। इन लोगों को ऐसे वक्त में हिरासत में लिया गया है जब विपक्षी नेता एलेक्सी नावलनी का मामला अभी तक ठंडा भी नहीं पड़ा है। दोस्तों
दोस्तों एक और खबर की बात करें तो अयोध्या से खबर, जहां श्री राम भूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल के शिष्य का गला रेत कर हत्या कर दी गई है दोस्तों। लेकिन ये हत्या है या आत्महत्या अभी तक साफ नहीं हो पाया। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या इसकी जांच पूरे तरीके से होनी चाहिए दोस्तों? क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो बंगाल चुनाव से खबर, जहां 15 मार्च के बाद छिड़ जाएगी आर पार की राजनीतिक लड़ाई, प्रचार अभियान में आएगी तेजी। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग सोमवार यानी 15 मार्च को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। सोमवार से ही ममता बनर्जी पहले, दूसरे और तीसरे चरण को ध्यान में रखकर जनसभाएं आरंभ कर देंगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी समेत अन्य नेता इसकी पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं दोस्तों। ऐसे में दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पश्चिम बंगाल में प्रचार का अगला चरण शुरू करने वाले हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभाओं के कार्यक्रम भी आ चुके हैं। इसे देखते हुए तृणमूल के नेता कई रणनीतिक बदलाव की तैयारी में जुट गए हैं दोस्तों। ऐसे में 15 मार्च से पूरे बंगाल में एक चुनावी लहर सी चलती हुई दिखाई देगी दोस्तों। आपका क्या मानना है और बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं कितने भाई बहन को क्या लगता है बंगाल चुनाव को लेकर। एक और खबर की बात करें ऐसे में तो योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश यादव के परिवार की तुलना महाभारत के पात्रों से कर दी है दोस्तों। बड़ी खबर, जहां एसपी प्रमुख ने भी किया है पलटवार। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उनके परिवार की तुलना महाभारत के पात्रों से कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि ये महाभारत के वही पात्र है जिन्होंने महाभारत करके भारत की प्रगति को पूरी तरह से बाधित कर दिया था और अब उन लोगों ने फिर से जन्म लेकर प्रदेश के विकास को बाधित किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार को आड़े हाथों लेते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कुछ खानदान ऐसे थे जिनको अलग अलग भर्ती आवंटित हो जाती थी। फलाना चाचा देखेगा, फलाना भाई देखेगा, फलाना भतीजा देखेगा और ये सब होता था। काका, चाचा, नाना, मामा पहले महाभारत में सुना होगा या 2012 से 2017 के बीच जो कि सपा की सरकार का कार्यकाल है दोस्तों, आपने ये देखा होगा। ये महाभारत के वही पात्र इन्होंने फिर से जन्म लिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी ने सपा के पूरे नेताओं की कुंडली खोलकर रख दी है दोस्तों और महाभारत के दुश्मन वाले पात्रों से इन सभी को कंसीडर किया है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं और योगी जी के हर बात का समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि योगी जी की एक एक बात बिल्कुल सटीक है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में हर बार योगी सरकार जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से नहीं होगा 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने रख दिया है ये बड़ा प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें जो कि अंतिम खबर है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा कि 6 और कोरोना वैक्सीन जल्द आएंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर तनिक भी अच्छी लगी तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल